नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश सांचोरी और आज की बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में भाजपा को श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से हार मिलने की, देश में मिले नए तेल भंडार की, अयोध्या के हनुमान मंदिर में 11,000 दीपों के साथ मनेगा राम उत्सव, 8 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की। इसी के साथ बात करेंगे यूपीआई पेमेंट से होने वाले फ्रॉड की और उसमें बरती जाने वाली सावधानी की। बांग्लादेश में हुए चुनाव के बाद पार्टी के जीत की, आखिर बांग्लादेश में कौन सी पार्टी जीती है वह भी हम आपको बताएंगे, इसलिए खबरों में एंड तक आप बने रहिएगा। और इसी के साथ आगे हम बात करेंगे नए साल में होने वाली सभी राशियों में परिवर्तन की और आज निकली गवर्नमेंट की बम्पर भर्तियों की भी बात करेंगे। देश में होने वाली क्राइम की अहम खबरों की भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस बुलेटिन के अंत में बात होगी दिल्ली के उत्तर नगर में दिन दहाड़े हुई एक चौंका देने वाली घटना की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक नजर तमाम सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव हराकर कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता से बेदखल करने वाली जनता ने पहले ही उपचुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा को हरा दिया। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिए गए प्रत्याशी को हराकर जनता ने यह बता दिया है कि राजस्थान का सियासी मिजाज कुछ अलग है। कांग्रेस के नेता गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद श्रीकरणपुर विधानसभा में उपचुनाव हुए। यहाँ कांग्रेस ने गुरदीप कुन्नर के पुत्र रूपिंदर सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाया था। वहीं चुनाव में मतदान से पहले ही भाजपा ने यहां अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को राजस्थान की सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री का चार्ज दे दिया था। बीजेपी को भाजपा को उम्मीद थी कि प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने में से मतदाताओं में मैसेज जाएगा कि टीटी जीते तो क्षेत्र अच्छे से विकास हो जाएगा, लेकिन इसके ठीक उल्टे टीटी चुनाव हार गए। हालांकि इससे पहले भी टीटी 2018 में इसी सीट से गुरदीप कुन्नर के सामने चुनाव हारे थे, तभी भी वे तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में स्किल डेवलपमेंट में मंत्री थे। हालांकि भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर इस चुनाव में उतरी थी। यह सिख और जाट वोटरों की तादाद यहां पर काफी ज्यादा है और इलाका पंजाब से सटा हुआ है, इसलिए वहां के मुद्दे भी चुनावों पर असर डालते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि टीटी मंत्री बनने के चलते चुनाव हारे। मंत्री बनाए जाने की तो उनके हार का मार्जिन कम ही हुआ। यदि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता तो शायद हार का अंतर और ज्यादा होता। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में नई तेल खोज की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में काकीनाडा के तट से 30 किलोमीटर दूर कल पहली बार तेल निकाला गया है। 2016-17 में इस पर काम शुरू हुआ था, हालांकि फिर कोविड के कारण कुछ देरी हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वहां 26 कुओं में से 4 कुएं पहले से ही चालू है। उन्होंने कहा, हमारे पास न केवल बहुत कम समय में गैस होगी, इसके अलावा मई और जून तक हम प्रतिदिन 45,000 बैरल का उत्पादन करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। ये उत्पादन हमारे देश के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 7% और हमारे गैस उत्पादन का 7% होगा। वहीं अगली खबर की बात करें तो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर शहर के हनुमत निकेतन सिविल लाइंस में भी राम उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। कार्यक्रम के संयोजक लालू मित्तल ने बताया है कि 22 जनवरी को पूरे सिविल लाइन हनुमान मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जिसमें विशेष प्रकार की रोशनी ध्वज होगी। विशेष आकर्षण राम मंदिर मॉडल होगा, जो कलाकारों द्वारा कड़ी मेहनत से बनाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे से सिविल लाइन हनुमान मंदिर में 11,000 दीप जलाकर किया जाएगा। इस मौके पर सुंदरकांड का पाठ भी मुंबई के संगीतकारों द्वारा किया जाएगा। मंदिर प्रांगण में एक विशाल LED लगाई जाएगी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या का सजीव प्रसारण सामूहिक रूप से सभी लोग देखेंगे। 12:32 पर शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भंडारा का आयोजन भी होगा, जो दिन भर चलेगा। सूर्यास्त के बाद शाम 6 बजे से शानदार आतिशबाजी की जाएगी। इसे लेकर बताया जा रहा है कि 500 वर्षों के बाद दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। अगली खबर की बात करें तो इस साल की सबसे महत्वपूर्ण खबर सुनाने जा रहा हूं आपको, क्योंकि ये 2024 का चुनावी साल है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। इस साल 70 से अधिक देशों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें 4 अरब से अधिक लोग वोट डालेंगे। एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक हर महाद्वीप चुनावी मूड में रहेगा। 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन भी चुनावी रंग में रंगने जा रहा है। इन चुनाव से दुनिया कितनी बदलेगी, किस प्रकार के समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पूर्व के घटनाक्रमों को देखें तो उनमें आने वाले समय की तस्वीर देखने को मिल सकती है। शुरुआत करते हैं साल 2022 से। यह साल रूस और यूक्रेन की युद्ध की त्रासदी लेकर आया। इस युद्ध ने वैश्विक समीकरण तेजी से बदले, पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ती नजर आई। लेकिन 2023 में यह वैश्विक बदलाव और तेज हुआ। ताइवान की वजह से जहां एक तरफ अमेरिका और चीन की कड़वाहट बढ़ी, तो वहीं इजराइल और हमास जंग ने जमकर तबाही मचाई, जिससे मिडिल ईस्ट का संकट और गहरा हो गया। इस तरह बीते कुछ सालों में पूरी एशिया में जो उथल पुथल मची है, उसमें इसी चुनाव साल से बनने वाली नई सरकारों की क्या भूमिका रहने वाली, इस पर सबकी नजर रहेगी। वैसे दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस साल किस किस देश में चुनाव होने वाले हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, इसलिए आपका कमेंट उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आप।
बीते 2 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बाद अब दिल्ली समेत उत्तर भारत एक बड़ा हिस्सा भीगने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओले भी पड़ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में ऊपरी हिस्से में बर्फबारी का भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल अगले 5 दिनों के भीतर कुछ इलाकों में ज्यादा ठंड और शीतलहर का असर देखा जा सकता है। वहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक नया तरीका यूपीआई पेमेंट के नाम पर अपनाया जा रहा है। अगर आप भी यूपीआई पेमेंट करते हैं तो ऐसे स्कैम का शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हाल ही में ऐसा एक मामला सामने आया है। मुंबई में एक लड़की को फ्रॉडर्स ने कॉल करके ठगी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते लड़की उनकी खेल है जो उनका समझ गई और खुद को फ्रॉड होने से बचा लिया। उससे पूरा मामला एक्स यानी ट्विटर पर शेयर करके लिखा है। लड़की ने बताया कि स्कैमर ने उसे LIC एजेंट बनकर कॉल किया था। स्कैमर ने बताया कि लड़की के पिता की एक पॉलिसी मैच्योर हो रही है, जिससे पैसे है जो उन्हें ट्रांसफर करने के लिए कहा है। क्योंकि लड़की के पिता ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते हैं, तो उसी से ये कहानी सच होने लगी। स्कैमर ने बताया कि उन्होंने 25,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा है। इसके बाद स्कैमर ने 20,000 रुपए ट्रांसफर किए और लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें पैसे मिल गए। लड़की ने पेमेंट रिसीव होने का मैसेज आया तो ओके कर दिया। स्कैमर ने फिर 5,000 रुपए का ट्रांसफर किया, लेकिन इस बार लड़की को मैसेज आया कि उसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। स्कैमर ने बताया कि उसने 5,000 की जगह गलती से 50,000 ट्रांसफर कर दिया, इसलिए वो उसके 45,000 रुपए वापस कर दे। इस पर लड़की ने स्कैमर को जवाब दिया कि उसे सिर्फ पेमेंट ट्रांसफर के मैसेज आया है, उसके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया है। यह मैसेज भी एक प्राइवेट नंबर से आया। इसके बाद लड़की के GPay पर भी 2 मैसेज भेजे गए जिसमें लिखा था पेमेंट रिसीव्ड। हालांकि ये मैसेज स्कैमर ने किया था। इनमें से कोई भी बैंक या GPay की ओर से नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो कुल मिलाकर अब आपको इनसे सावधान रहने की जरूरत है, ताकि आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सके और अपने घर वालों को भी यहाँ जानकारी ये जरूर दे और ये वीडियो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि इन फ्रॉड और निकम्मे लोगों की पोल खुल सके और आप इनका शिकार न बने। जैसा कि हमने आपको अभी पहले न्यूज़ में बताया था कि इस साल कई देशों में चुनाव होने वाले, जिसमें एक हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है और वहां पर चुनाव भी हो चुका है और सरकार भी बन चुकी है। और इसी के प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आम चुनाव में उनकी पार्टी की प्रचंड जीत पर बधाई दी है। साथ ही कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपनी स्थायी और लोगों की भलाई पर आधारित साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। PM शेख हसीना ने भी जीत के बाद भारत को घनिष्ठ मित्र बताया था और कहा था कि दोनों पड़ोसियों ने द्विपक्षीय रूप से कई समस्याओं का समाधान किया है। इसी के साथ PM मोदी ने अपने आधिकारिक X हैंडल से एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने बधाई दी। मैं बांग्लादेश के लोगों को भी सफल चुनाव के लिए बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपनी स्थायी और जन केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर राजधानी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के बाद दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इंडिया ब्लॉक की सीटों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में आपके राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वासनिक, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लहवली और पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के CM और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बैठक का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वो 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर गए हुए हैं। उनके साथ पंजाब के CM भगवंत मान भी गुजरात में है। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिकल ने कहा है कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने के लिए हम दोबारा बैठक करेंगे, लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आगामी चुनाव के लिए कई मुद्दों को लेकर बैठक की है, बातचीत जारी रहेगी और हम फिर मिलेंगे। उसके बाद ही हम सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेंगे। इस चीज पर विस्तार से चर्चा हुई। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हम भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। बांका के रजौन थाना क्षेत्र के नायडी गांव के बहियार में 3 जनवरी को तालाब से एक नाबालिग का शव मिला। शव की पहचान सिकानपुर गांव निवासी रामदेव यादव के पुत्र दिलखुश कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटना में उपयोग किए गए गमछे और कैंची बरामद किया है।
अगर हत्या के कारणों की बात की जाए तो इन दोनों दोस्तों में एक दूसरे ने गेम खेलने के लिए 10,000 रुपये उधार दिए और जब वह दूसरा बच्चा उस गेम खेलने के लिए मांगता तो उसने 10,000 रुपये उधार दिए और वापस मांगता तो उसे मोबाइल नहीं देता था। इसी बात को लेकर गुस्से में आर्यन कुमार और प्रीतम कुमार ने मिलकर दिलखुश को 1 जनवरी की रात 8 बजे घर से बुलाकर बहिहार ले गया। वहां दोनों ने मिलकर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, फिर कैंची से उसके एक आंख को भी फोड़ दिया, फिर शव को पोखर में फेंक दिया। आज के वक्त मालदीव की अर्थव्यवस्था आधी से ज़्यादा टूरिस्ट पर टिकी हुई है। उससे भी पर्यटक के रूप में मालदीव की यात्रा करने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है और कोविड-19 महामारी के बाद हर साल 2 लाख से अधिक भारतीय इस द्वीप पर राष्ट्र का दौरा कर रहे थे। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 2.3 लाख से अधिक भारतीयों ने इस द्वीप देश की यात्रा की। साल 2022 में यह संख्या 2.4 लाख से अधिक थी और 2021 में 2.11 लाख से अधिक भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की। मालदीव उन कुछ देशों में शामिल है जो महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खुले रहे और उस दौरान करीब 63,000 भारतीयों ने मालदीव को पर्यटन के लिए चुना था। 2019 में भारत ने इस मामले में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी संख्या के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। हालांकि मालदीव की सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के बाद भारतीयों के लिए यह पसंदीदा देश अब आलोचना का शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखे गए जिसमें दावा किया गया है कि विवाद को देखते हुए कुछ भारतीय मालदीव की अपनी निर्धारित यात्राएं रद्द कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स भी ट्रेंड कर रहा है। भारत मालदीव में राजनीतिक विवाद के बीच इज माई ट्रिप ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए उसकी वेबसाइट ने द्वीप राष्ट्र के लिए सभी उड़ान बुकिंग पर रोक लगा दी है। दिल्ली के उत्तर नगर में दिन दहाड़े हुई एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने एक महिला का गला घोंटने की कोशिश की और उसका पर्स और मोबाइल फोन लूट लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि घटना 6 जनवरी को सुबह करीब 6:30 पर उत्तम नगर इलाके में हुई। पुलिस उपायुक्त हर्षवर्धन ने कहा कि अपराधी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी का उपयोग करते हुए संदिग्ध को पकड़ लिया, जिसकी पहचान चाणक्यपुरी के रहवासी शिव कुमार के रूप में हुई है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में आरोपी महिला के पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसने महिला का गला घोंटने का प्रयास किया। उसके बाद आरोपी ने महिला का पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपी पहले भी 6 आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया था। आईपीसी की धारा 392 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वैसे आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल आर मीडिया और इसी प्रकार की खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। ये चैनल आपको ताज़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। धन्यवाद।